जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है बेटा? जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है बच्चों? जी पार्टिसिपेंट्स आवाज़ आ रही है? जी सर आ रही है। Okay, let's start with today's lecture. We are going to start the new region of therapeutic exercise and techniques too. This is we are going to learn the last region of this subject, and this is ankle joint and foot. Okay, so let's start with the anatomy and orthokinematics of the ankle joint. Okay, I am going to share the screen with you people. The lecture. Okay, so let's start with the anatomy of the foot as well as the ankle joint. Uh, तो सबसे पहली जो चीज़ है that is, as you all know that ankle joint is important. Ankle joint as well as foot is important in your mobilization from one place to another place. The second most important use of ankle and foot is the ability of these joints or these articulations to bear the body weight. ठीक है, as this is the last joint in your chain. ठीक है, हर इंसान की बॉडी के अंदर जो लास्ट जॉइंट है जिसने सबसे ज़्यादा बॉडी वेट बेयर करना है, दैट इज द एंकल जॉइंट एज वेल एज द फुट आर्टिकुलेशंस। ठीक है, और इसी वेट बेयरिंग फंक्शन की वजह से अल्लाह ताला ने फुट के अंदर आर्चेस रखी हुई हैं जो कि एक्चुअली हेल्प करती हैं पेशेंट को, किसी भी इंडिविजुअल को, कि वो मैक्सिमम वेट बेयर कर सकें। एक बात, दूसरी बात ये है कि हम हर किस्म की सरफेस के ऊपर चल सकें, whether it is an even surface or whether it is an uneven surface. ठीक है, we are able to walk. ठीक है, just because of the of these specific arches. ठीक है, now for the ease, as you all know that if we want to discuss how many bones are there in the foot, ठीक है, हम सिर्फ फुट की बात करें कि फुट के अंदर कितनी बोन्स हैं। ठीक है, तो फुट के अंदर बेटा आपके पास 7 टार्सल बोन्स हैं। ठीक है, 7 टार्सल बोन्स हैं। द वन इज द टैलस, द सेकंड इज द कैल्केनियस, द थर्ड वन इज द navicular, the fourth is the cuboid bone। ठीक है, एंड देयर आर 3 क्यूनिफॉर्म बोन्स। ठीक है, टोटल मिलकर आपके पास 7 टार्सल बोन्स हैं जो कि एक्चुअली फुट को बना रही हैं। उसके बाद अगर हम बात करें टार्सल्स के बाद, तो देयर आर 5 मेटाटार्सल्स। ठीक है, एंड देन देयर आर 14 phalanges। ठीक है, so these metatarsals, they are going to perform they are going to unite with the phalanges to form the metatarsophalangeal joints। ठीक है, जो कि आपके टोज के joints हैं। ठीक है, so uh, for the ease of our understanding, okay, we have divided the foot into 3 portions. The one is the forefoot, the second one is the midfoot, and the last one is the hind foot। ठीक है, अगर हम इनको देखें कि इनमें क्या क्या चीज पार्टिसिपेट कर रही है, तो जो आपका 4 फुट होते हैं बेटा, ठीक है, उसमें आपके पास आ जाती है 5 मेटाटार्सल्स आ जाती हैं और 14 phalanges आ जाती हैं। ठीक है,
तो 5 मेटाटार्सल और 14 फ्लेंजेस जो हैं ये मिलकर क्या बना रही हैं, आपका 4 फुट बना रही हैं। अगर हम मिड फुट की बात करें तो मिड फुट में नेविकुलर बोन, क्यूबॉइड एज वेल एज क्यूनिफॉर्म बोन्स, ये तीनों मिलकर क्या बना रही हैं, आपका मिड फुट बना रही हैं। और लास्ट में आपके पास आ जाता है हाइंड फुट। हाइंड फुट में सिर्फ 2 टार्सल बोन्स रह जाती हैं, द वन इज द कैल्केनियस एंड द अदर वन इज द टैलस बोन। ठीक है, तो ये सारी मिलकर आपकी क्या बना रही हैं, फुट बना रही हैं। और हमने फुट को डिवाइड कर दिया फॉर ईज ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अगर हम एंकल जॉइंट की बात करें तो एंकल जॉइंट जो है वो किस किस के दरमियान बन रहा है। जो एंकल जॉइंट है दैट इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड बिटवीन द आर्टिकुलर सर्फेसेस ऑफ distal portion of the tibia and fibula. Tibia and fibula के distal portion they are going to articulate with the proximal portion or the articular surface of the talus bone to form the ankle joint. ठीक है, इसको हम लोग टैलोक्रूरल जॉइंट भी बोलते हैं क्योंकि टैलो मीन्स फॉर टैलस एंड क्रूरल मीन्स देयर आर टू क्रूरॉस। ठीक है, मीन्स देयर आर प्रोजेक्शंस लाइक मीडियल malleolus and lateral malleoli, ठीक है, which give it a name of क्रूरॉस। ठीक है, जिसकी वजह से हम इसको बोलते हैं कि that is a talocrural joint। ठीक है, now we are going to explain the movement which are going to happen at the ankle joint। ठीक है, नाउ इसमें फुट की भी मूवमेंट्स आ जाएंगी, इसमें आपकी एंकल की भी मूवमेंट्स आ जाएंगी। तो सबसे पहले जो एंकल जॉइंट की मूवमेंट है दैट इज द स्फेजिकल प्लेन मूवमेंट एंड इट इंक्लूड्स डॉर्सिफ्लेक्शन एज वेल एज प्लांटिफ्लेक्शन। ठीक है, नाउ द फ्रंटल प्लेन मोशन, ठीक है, व्हिच इज गोइंग टू ऑकर अराउंड द सैजिटल एक्सिस, ठीक है, इज द टू मूवमेंट्स इंवर्जन एंड इवर्जन। ठीक है, and the last movement that is going to occur at the transverse plane around the longitudinal axis is abduction and adduction। ठीक है, this abduction and adduction is very slight movements that actually occur at the foot। ठीक है, हम इनको बहुत इजीली क्लैरिफाई नहीं कर सकते। इसको हम सिंपली अगर आप देखो कि जब भी आप वेट को बेयर करते हो आपकी फिंगर्स जो हैं वो स्प्रेड कर जाती हैं, सॉरी जो आपके टोज होते हैं वो स्प्रेड कर जाते हैं, जो मेटाटार्सल बोन्स होती हैं वो स्प्रेड कर जाती हैं एंड दैट इज गोइंग टू फॉर्म द एबडक्शन। ठीक है, और जैसे ही हम फुट को एलिवेट करते हैं तो इट गोज इनटू एडक्शन। ठीक है, तो ये तो जैसे जैसे वेट बेयर होता जाएगा वैसे वैसे एबडक्शन मूवमेंट होती है और जैसे जैसे वेट लिफ्ट होता जाएगा दैट विल रिजल्ट इन एडक्शन मूवमेंट। जी बेटा, बात की समझ आई है पार्टिसिपेंट्स, बात की समझ आ गई है बच्चों? यस सर। जी सर। Okay, now moving towards the triplanar motions। ठीक है, so these triplanar motions, these are combination of movements that occur around all the 3 planes in and all these 3 planes also include all 3 axes as well। ठीक है, तो ट्राइप्लेनर मोशंस वो मोशंस हैं जो कि तीनों प्लेन्स में हो रही हैं अराउंड 3 एक्सिस। ठीक है, सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट। नाउ फर्स्ट the first movement, the first triplanar motion is the pronation। ठीक है, pronation कब होती है? whenever there is dorsiflexion, eversion and abduction। ठीक है, प्रोनेशन कब होती है? जब बेटा आपका एंकल जो है वो डॉर्सिफ्लेक्शन में चाहे फुट की इवर्जन हो और एबडक्शन हो, तब हम उसको कहते हैं कि दैट इज अ प्रोनेटेड मूवमेंट। अब वो कहते हैं ये जो प्रोनेशन है ये कब होती है? वो कहते हैं whenever you are going to bear the weight on your foot। ठीक है, जब भी आप अपने फुट के ऊपर वेट को बेयर करते हो, ठीक है, तो आपके जितने भी एंकल जॉइंट है, आपका सबटेलर जॉइंट है, मींस टू से द जॉइंट बीनीथ द एंकल जॉइंट, ठीक है, एज वेल एज द ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट्स। ठीक है, ये तीनों के तीनों जॉइंट्स क्या करते हैं एक्चुअली अलाउ करते हैं आपकी मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च को कि वो लोअर डाउन हो जाए। ठीक है, क्या अलाउ करते हैं? मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च को अलाउ करते हैं कि वो लोअर हो जाए। वो लोअर इस वजह से होती है ताकि आपका वेट मैक्सिमम बेयर कर सके आपका एंकल जॉइंट एज वेल एज फुट। बेटा ये सेम टू सेम उसी तरीके से जैसे एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के ऊपर जैसे ही हम वेट डालना शुरू करते हैं तो स्प्रिंग क्या करता है? अप्रॉक्सीमेट होना शुरू हो जाता है टुवर्ड्स द फ्लोर। इसी तरीके से ये भी जो मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च है इट इज अ फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर।
जब भी आप इसके ऊपर वेट को बेयर करेंगे या वेट को डालेंगे तो ये मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च लोअर हो जाएगी, ठीक है। अब ये प्रोनेशन है, कौन सी प्रोनेशन है कि जिसमें एंकल जो है वो डॉर्सिफ्लेक्शन में है, फुट इन्वर्टेड पोजीशन में है और फुट एबडक्शन में जा रहा है, ठीक है। ड्यू टू दीज आर्टिकुलेशन एंकल जॉइंट, ठीक है, आपका ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट्स एंड सबटैलर जॉइंट, इनकी वजह से आपका जो एंकल है वो किसमें जा रहा है, जो आपका एंकल और फुट है वो किसमें जा रहा है, प्रोनेशन में जा रहा है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि इसी प्रोनेशन के साथ ये जो प्रोनेशन हो रही है ये सारी की सारी किस में हो रही है, एंकल जॉइंट में, हाइंड फुट में या मिड फुट में। लेकिन वो कहता है फोर फुट में एट द सेम टाइम सुपिनेशन हो रही होती है, ठीक है। और किसकी सुपिनेशन हो रही होती है, 4 फुट की, मीन्स टू से योर metatarsal heads, ठीक है, एज वेल एज द फिंगर्स, ठीक है, दे आर गोइंग इनटू सुपिनेशन, ठीक है। मैं आगे चल के बताता हूँ सुपिनेशन क्या है। तो दैट सुपिनेशन, ठीक है, इज एक्चुअली कैपेबल अलाउ द पेशेंट, ठीक है, कि वो जब भी पुश ऑफ करना शुरू करे, ठीक है, तो आपका जो 4 फुट है वो पहले से सुपिनेटेड पोजीशन में हो, ठीक है। और वो कहते हैं ये जो ट्राइप्लेनर मोशन है जिसको हम लोगों ने प्रोनेशन कहा है, इट इज अ लूज पैक पोजीशन और मोस्ट मोबाइल पोजीशन होती है फुट की। अगर हम एज अ होल 3 मूवमेंट्स को देखें तो तीनों मूवमेंट्स के कॉम्बिनेशन में ये जो प्रोनेशन है दैट इज अ लूज पैक पोजीशन ऑफ द फुट। Now the next movement, the next triplanar motion is the supination. वो कहते हैं supination is a combination of 3 movements: plantar flexion, inversion, ठीक है, inversion, inverted, ठीक है, and the last one is the adduction, ठीक है। अब वो कहते हैं कि supination भी जिस तरीके से प्रोनेशन आपके एंकल जॉइंट, सबटैलर जॉइंट को और ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट्स को इन्वॉल्व कर रही थी प्रोनेशन, सुपिनेशन भी इसी तरीके से आपके एंकल जॉइंट को, सबटैलर जॉइंट को, ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट को अलाउ करेंगी कि वो वेट को बेयर कर सकें, ठीक है, ड्यूरिंग द पुश ऑफ फेज, ठीक है। और वो कहते हैं कि एट द सेम टाइम अब क्या होगा कि जो आपका 4 फुट है उसके ऊपर प्रोनेशन हो रही होगी, ठीक है। अब वो जो प्रोनेशन है, ठीक है, दैट इज helpful in preparing the foot for next weight bearing position. Supination जो है बेटा that is के moving from mid stance phase towards the push off phase, ठीक है, and pronation pronation क्या है कि जिसमें आप मिड स्टैंस फेज में हो, ठीक है, गेट साइकिल की। जो सुपिनेशन है दैट इज यू आर इन द पुश ऑफ फेज, ठीक है, प्री स्विंग फेज, जिसमें आपका जो फुट है वो प्लांटर फ्लेक्शन पोजीशन में चला जाता है, फुट इन्वर्जन में जाता है और फुट एडक्शन में जाता है, और जिसमें आप पुश ऑफ की तरफ जाते हैं, ठीक है, दैट इज द सुपिनेटेड मूवमेंट। लेकिन वो कहते हैं ये जो सुपिनेशन है, इस सुपिनेशन के साथ जो आपका 4 फुट है वो प्रोनेशन के अंदर होगा टू प्रिपेयर द फुट फॉर द नेक्स्ट वेट बेयरिंग पोजीशन, ठीक है। और वो कहते हैं ये जो सुपिनेटेड मूवमेंट है दैट इज अ क्लोज्ड पैक पोजीशन ऑफ द फुट, ठीक है। जी बच्चों, यहां तक बात की समझ आ गई है? पार्टिसिपेंट्स यहां तक बेटा बात की समझ आ गई है? जी सर। Now moving towards the ankle joint that is known as the talocrural joint. अब वो कहते हैं it is a synovial articulation, means it is covered with the synovial membrane. It has synovial fluid as well. और it is a hinged joint. Hinged joint का मतलब क्या है? It will act like a door as the door is opening and the door is closing, ठीक है। और वो कहते हैं कि इसकी जो इसके पास जो कैप्सूल है वो काफी थिन और वीक कैप्सूल होता है, ठीक है, ताकि मूवमेंट मैक्सिमम मोबिलिटी अलाउ की जा सके, ठीक है। स्पोर्ट के लिए अल्लाह ताला ने यहाँ पर 2 साइडों के ऊपर लिगामेंट्स रखे हुए हैं, एक को हम लोग बोल देते हैं दैट आर लेटरल कोलेटरल लिगामेंट्स कलेक्टिवली, और एक को बोल देते हैं मीडियल कोलेटरल लिगामेंट। मीडियल कोलेटरल लिगामेंट में बेटा आपका डेल्टॉइड लिगामेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट लिगामेंट है मीडियल साइड के ऊपर, और लेटरल साइड के ऊपर आपके पास क्या है, लेटरल कोलेटरल लिगामेंट्स हैं जो कि एक्चुअली मिलके बनते हैं एंटीरियर, बेटा लिख लें, एंटीरियर टैलोफिब्युलर लिगामेंट, पोस्टीरियर टैलोफिब्युलर लिगामेंट एंड कैल्केनियोफिब्युलर लिगामेंट। ये 3 लिगामेंट्स मिलके लेटरल कोलेटरल लिगामेंट बना रहे हैं।
इस तरीके से आपके एंकल जॉइंट को स्टेबिलिटी मिलती है। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज है रिगार्डिंग अ क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू, दैट कि जो लेटरल मेलियोलस होता है दैट इज ग्रेटर इन साइज एज कंपेयर टू द मीडियल मेलियोलस, ठीक है, जिसकी वजह से आपके फुट की ई वर्जन जो होती है, ई वर्जन, ठीक है बेटा, ई वर्जन बाहर की तरफ फेस करना, प्लांटर एस्पेक्ट का, फुट के प्लांटर एस्पेक्ट का बाहर की तरफ फेस करना, दैट इज ई वर्जन, ई वर्जन। तो वो कहते हैं इनवर्जन इज लिमिटेड एज कंपेयर टू इनवर्जन, ठीक है, इनवर्जन हमेशा ज्यादा होती है, इवर्जन कम होती है। क्यों? क्योंकि लेटरल मेलियोलस जो होता है वो साइज में ग्रेटर होता है, वो आपकी इवर्जन को लिमिट कर देता है, जबकि इनवर्जन ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि वहां पे जो मीडियल मेलियोलस होता है वो साइज में छोटा होता है और वो मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट नहीं करता। अब वो कहते हैं कि आप सबको पता होगा कि एंकल स्प्रेन ज्यादातर जो होता है वो लेटरल साइड का होता है, क्योंकि ड्यू टू दिस क्लिनिकल रीजनिंग लेटरल साइड का ही हमेशा एंकल स्प्रेन ज्यादा होता है, इस वजह से क्योंकि फुट इनवर्जन में जा सकता है, ई वर्जन में नहीं जा सकता। और जब फुट मैक्सिमम इनवर्जन में जाता है तो ये जो तीनों लिगामेंट्स बेटा मैंने आपको बताए हैं, एंटीरियर टैलोफिब्यूलर लिगामेंट, पोस्टीरियर टैलोफिब्यूलर लिगामेंट एंड कैल्केनियोफिब्यूलर लिगामेंट, इन तीनों का स्प्रेन पॉसिबल है। ठीक है बच्चों, यहां तक बेटा बात की समझ आई है? जी सर। Yes, sir. Now here you can see the lateral collateral ligaments as well as the medial collateral ligament, ठीक है। यहाँ पर बेटा आप सबसे पहले देखते हैं anterior talofibular ligament, this one is the anterior talofibular ligament, this one is the posterior talofibular ligament, we used to say that is the fibula and that is the talus, ठीक है, जो कि एक्चुअली talofibular ligament बना रही है। फिर आपके पास आ जाता है calcaneofibular ligament, जो आपका फिब्यूला से ओरिजिनेट करता है और कहां तक जाता है, कैल्केनियस स्ट्रक्चर, ठीक है। दिस इज द टैलोफिब्यूलर लिगामेंट, दिस इज एंटीरियर टैलोफिब्यूलर लिगामेंट, दिस इज पोस्टीरियर टैलोफिब्यूलर लिगामेंट एंड दिस वन इज द कैल्केनियोफिब्यूलर लिगामेंट। इन तीनों लिगामेंट्स के स्प्रेन होने का सबसे ज्यादा चांस है, ठीक हो गया। मीडियल साइड के ऊपर आपके पास ये डेल्टॉइड लिगामेंट आ जाता है बेटा, ठीक है, दिस इज द डेल्टॉइड लिगामेंट व्हिच इज प्रेजेंट। इस डेल्टॉइड लिगामेंट की इंजरी पॉसिबल है, but whenever there is a dislocation along with fracture of any of the tarsal bone, road traffic accident में if there is a fracture dislocation of the tarsal bone, then there may be a chance कि जो deltoid ligament है वो क्या हो जाए, rupture हो जाए। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट लिगामेंट है दैट इज द कैल्केनियो नेविकुलर लिगामेंट, और उसको प्लांटर एस्पेक्ट के ऊपर वो प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग लिगामेंट। दिस स्प्रिंग लिगामेंट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनिंग द आर्चेस ऑफ द फुट, ठीक है। अगर ये कैल्केनियो नेविकुलर लिगामेंट, जो स्प्रिंग लिगामेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर ये कैल्केनियो नेविकुलर लिगामेंट जो है ये किसी भी तरीके से शॉर्टन हो जाए या किसी भी वजह से इसकी इंजरी हो जाए, तो फिर आपकी लॉन्गिट्यूडिनल आर्चेस के ऊपर इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी बच्चों, यहां तक बात को समझ आ गई है? Now if we talk about close back position and mobile position of the ankle joint, तो dorsiflexion जो है बेटा वो close back position है एंकल जॉइंट की, और जो प्लांटर फ्लेक्शन है बेटा दैट इज अ लूज बैक पोजीशन फॉर द एंकल जॉइंट। याद रखना है, हमने जो पहले बात की है वो बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट्स की बात की है, ट्राइप्लेनर मोशंस की बात की है। यहाँ पर हम सिंपली एक ही मूवमेंट को डिस्कस कर रहे हैं, सैजिटल प्लेन मूवमेंट को, दैट इज डॉर्सिफ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन। डॉर्सिफ्लेक्शन इज अ क्लोज बैक पोजीशन फॉर द एंकल जॉइंट, ठीक है, जबकि जो प्लांटर फ्लेक्शन है इट इज अ लूज बैक पोजीशन फॉर द एंकल जॉइंट। ना वो कहता है कि जी हाई हील्स, जो लोग हाई हील्स फीमेल जो पहनती हैं उनके पाँव में दर्द क्यों होती है या उनके चांसेस क्यों होते हैं ज्यादा इंजरी के? क्योंकि आपका जो फुट है दैट इज इन अ प्लांटर फ्लेक्स पोजीशन व्हिच इज अ लूज बैक पोजीशन, और अगर वो लूज बैक पोजीशन है तो वहां पर इंजरी के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। अगर डॉर्सिफ्लेक्स पोजीशन में हो कोई भी तो फुट एंकल अगर डॉर्सिफ्लेक्स पोजीशन में तो फिर इंजरी के इतने चांसेस नहीं होते। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द ऑर्थोकाइनेमैटिक्स। बेटा टेलस आपके सामने है, दैट इज अ कन्वेक्स आर्टिकुलर सरफेस,
और जो आपके पास क्रूवास हैं, ठीक है, जो आर्टिकुलर सरफेस है टिबिया एंड फिब्यूला के, दैट इज अ कनकेव बोनी पार्टनर. So whenever the talus is going to move, or you can say that the foot is going to move, ठीक है, the articulation or the roll and gliding, rolling, the joint plane movements will be in the opposite direction to that of bone movement. अब जॉइंट प्ले मूवमेंट्स कौन सी है? रोलिंग तो उस डायरेक्शन में ही होगी जिस डायरेक्शन में बॉन की मूवमेंट हो रही है, लेकिन जो ग्लाइडिंग है बेटा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी. कन्वेक्स टू कनकेव रूल अप्लाई हो रहा है. बेटा समझ आ गई बात की? जी पार्टिसिपेंट्स, बेटा समझ आई? जी सर, आगे सर समझ. Now moving towards the next joint, that is the talocalcaneal joint, और इसको हम लोग बोलते हैं कि that is a joint which is present beneath the ankle joint, इसलिए इसको सब talar joint भी बोला जाता है. Talocalcaneal joint means a joint that is going to form between the talus and the calcaneum. अब बेटा इस बात को गौर से सुनना है. टैलस जो है वो 3 जगह से आर्टिकुलेट कर रही होती है कैल्केनियम के साथ, ठीक है, इसलिए हम उसको डिवाइड कर देते हैं इनटू एंटीरियर आर्टिकुलेशन, इनटू मिडल आर्टिकुलेशन एंड इनटू पोस्टीरियर आर्टिकुलेशन. ठीक है, टैलस जो है वो कितनी जगह से आर्टिकुलेट करी कैल्केनियस के साथ? 3 जगह से. ठीक है, इसलिए इसको कहा गया एंटीरियर आर्टिकुलेशन, मिडल आर्टिकुलेशन एज वेल एज पोस्टीरियर आर्टिकुलेशन. और वो कहते हैं कि ये जो पोस्टीरियर आर्टिकुलेशन है इसको भी हम लोग डिवाइड कर देते हैं फ्रॉम द फ्रंट टू आर्टिकुलेशन. एंटीरियर और मिडल को हम लोग एज अ सिंगल यूनिट देखते हैं और पोस्टीरियर आर्टिकुलेशन को हम लोग एज अ सिंगल यूनिट देखते हैं. मतलब इनको हम लोग डिवाइड कर देते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द टार्सल टनल. यहाँ पे एक टार्सल टनल होती है जो कि एक्चुअली टार्सल टनल से पीछे क्या होती है? पोस्टीरियर आर्टिकुलेशन होती है टैलोकैल्केनियम की, और टार्सल टनल से आगे कौन सी होती है? मिडल आर्टिकुलेशन होती है एज वेल एज एंटीरियर आर्टिकुलेशन होती है. किसकी? टैलोकैल्केनियम की. ठीक हो गया. अब वो कहते हैं कि जो एंटीरियर और मिडल आर्टिकुलेशन है, ठीक है, ये इनका एक ही ज्वाइंट कैप्सूल होता है जो कि एक्चुअली ज्वाइंट कैप्सूल है किसका? आपके एंकल ज्वाइंट का. वही कैप्सूल जो है ज्वाइंट कैप्सूल वही इसी इन 2 आर्टिकुलेशंस को भी कवर कर रहा होता है. लेकिन जो पोस्टीरियर आर्टिकुलेशन है बेटा उसका अपना ज्वाइंट कैप्सूल है. ठीक है, सही है. अब इनमें एक तो डिफरेंस ये आ गया कि इनमें अपना अपना ज्वाइंट कैप्सूल है. सेकंड इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है कि ये लोग इन दोनों की जो आर्थोकाइनेमेटिक्स है बेटा वो डिफरेंट है. एंटीरियर मिडल को आप सिंगल यूनिट के तौर पर देखो और पोस्टीरियर आर्टिकुलेशन को भी आप सिंगल यूनिट के तौर पर देखो. एंटीरियर मिडल आर्टिकुलेशन में कन्वेक्स टू कनकेव, मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से है. अच्छा, अब वो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की बेटा अगर हम बात करें तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में जो टैलस की आर्टिकुलर सरफेस होती है दैट इज कनकेव, और जो कैल्केनियस की आर्टिकुलर सरफेस होती है बेटा वो कन्वेक्स होती है. ठीक है, तो ऑब्वियसली कौन सा रूल अप्लाई होगा यहाँ पर? पोस्टीरियर आर्टिकुलेशन पे कन्वेक्स टू कनकेव रूल अप्लाई होगा, सेम एज दैट ऑफ द एंकल ज्वाइंट. टैलोक्रूरल ज्वाइंट पे भी कन्वेक्स टू कनकेव रूल अप्लाई हो रहा था, पोस्टीरियर आर्टिकुलेशन के ऊपर भी आपका कन्वेक्स टू कनकेव रूल अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे जो कैल्केनियस है वो क्या है? कन्वेक्स आर्टिकुलर सरफेस है, और जो टैलस है वो कनकेव आर्टिकुलर सरफेस है. ठीक है, और कैल्केनियस मूव करेगी, आपकी टैलस जो है वो क्या करेगी? फिक्स्ड बोन के तौर पर एक्ट करेगी. ठीक हो गया. अब हम एंटीरियर और मिडल आर्टिकुलेशन की बेटा जब बात करते हैं तो एंटीरियर और मिडल आर्टिकुलेशन में जो टैलस होती है बेटा वो कन्वेक्स आर्टिकुलर सरफेस के तौर पर एक्ट करती है, और जो कैल्केनियस है वो कनकेव आर्टिकुलर सरफेस के तौर पर एक्ट करती है. अब यहाँ पर भी जो टैलस है वो फिक्स्ड बॉन के तौर पर एक्ट करेगी, और जो कैल्केनियस है वो किसके तौर पर एक्ट करेगी? मोबाइल बॉन के तौर पर. तो यहाँ पर अगर कैल्केनियस के पास कनकेव आर्टिकुलर सरफेसेस हैं तो कौन सा रूल अप्लाई होगा? कनकेव टू कन्वेक्स रूल अप्लाई होगा. ठीक है, जब कनकेव टू कन्वेक्स रूल अप्लाई होगा तो इट मींस कि एंटीरियर और मिडल आर्टिकुलेशन के ऊपर जो भी जॉइंट की मूवमेंट होगी, रोलिंग भी सेम डायरेक्शन में होगी, ग्लाइडिंग भी सेम डायरेक्शन में होगी. लेकिन अगर हम पोस्टीरियर आर्टिकुलेशन की बात करें तो यहाँ पर जो भी बोन मूवमेंट होगी, रोलिंग हमेशा उसके सेम डायरेक्शन में होगी लेकिन ग्लाइडिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी.
जी बेटा, बात की समझ आ गई है? जी पार्टिसिपेंट्स। जी सर। नाउ द टेलोनेविकुलर जॉइंट, ठीक है बेटा, दिस इज द नेक्स्ट आर्टिकुलेशन, ठीक है। सब टेलर जॉइंट के ऊपर बेटा इनवर्जन और ई वर्जन होती है। क्या होती है सब टेलर जॉइंट के ऊपर? इनवर्जन और ई वर्जन होती है, ठीक है। तो आप लोगों ने हमेशा ध्यान रखना है, जब आपने पोस्टीरियर आर्टिकुलेशन को मोबाइल करना है तो उसको किस के थ्रू मोबाइल करना है, किस रूल के थ्रू? कन्वेक्स टू कनकेव रूल के थ्रू। और जब आपने इंटीरियर और मिडिल आर्टिकुलेशन को मोबाइल करना है तो आपने किस रूल के थ्रू मोबाइल करना है? दैट इज थ्रू कनकेव टू कन्वेक्स रूल। मींस अगर इन्वर्जन लिमिटेड होगी तो आपने मीडियल साइड की ही ग्लाइड देनी है, अगर इवर्जन लिमिटेड होगी तो आपने लेटरल साइड की ही ग्लाइड देनी है। किसको? कैल्केनियस को। ठीक है बेटा, बात की समझ आई है? जी सर। जी नाउ सर, आ गया। टेलोनेविकुलर जॉइंट। अब ये एक थर्ड आर्टिकुलेशन है जो कि प्रेजेंट होती है बिटवीन द टेलस एंड द नेविकल, ठीक है, नेविकुलर बोन, ठीक है। दिस इज एन आर्टिकुलेशन दैट इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द टेलस एंड द कैल्केनियम। बेटा टेलस और कैल्केनियम ऊपर नीचे प्रेजेंट होती हैं और टेलस के आगे आपके पास नेविकुलर बोन होती है जिसके साथ टेलस आर्टिकुलेट करती है। अब वो कहते हैं कि टेलोनेविकुलर भी एक कम्प्लेक्स आर्टिकुलेशन है, ठीक है। और यहाँ पर वो कहते हैं कि इसको जो सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है, जो इसकी स्टेबिलिटी है टेलोनेविकुलर जॉइंट की, ये किसके थ्रू है? थ्रू द स्प्रिंग लिगामेंट एज वेल एज थ्रू द डेल्टॉइड लिगामेंट। दो इंपॉर्टेंट लिगामेंट्स हैं जो कि इस जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब क्या होता है? वो कहते हैं कि जब भी प्रोनेशन होती है, वो लास्ट जो ट्राइप्लेनर मोशन हमने बताई थी, जब भी प्रोनेशन होती है, प्रोनेशन कब होती है? जब वेट बेरिंग पोजीशन आती है। तो वो कहते हैं जब भी वेट बेरिंग पोजीशन में आपके पास प्रोनेशन होगी तो एंकल के ऊपर डॉर्सिफ्लेक्शन होगी, ठीक है, फुट के ऊपर ई वर्जन होगी और एबडक्शन होगी। ऐसे ही है ना? ठीक है। वो कहता है कि ये जब तीनों मूवमेंट्स हो रही थी तो इन तीनों मूवमेंट्स की वजह से मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च लोअर हो गई थी। अब वो यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहा है कि क्यों मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च लोअर हो गई थी। ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द नेविकुलर, ठीक है, सॉरी, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द टेलस, ठीक है। नाउ वो कहते हैं कि टेलोनेविकुलर जॉइंट के ऊपर क्या होता है कि जैसे ही प्रोनेशन होती है तो टेलस क्या करती है? ड्रॉप कर जाती है एंटीरियरली, ठीक है, टुवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, और मीडियल डायरेक्शन में, ठीक है। जब भी वेट आपका बेयर करता है फुट, तो जो टेलस है वो नेविकुलर पे, टेलस पीछे है, नेविकुलर आगे है, तो टेलस जो है वो क्या कर जाती है? ड्रॉप कर जाती है टुवर्ड्स द ग्राउंड फ्लोर और टुवर्ड्स द ग्राउंड, ठीक है, और मीडियल डायरेक्शन में ग्लाइड करती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च है बेटा वो लोअर हो जाती है, ठीक है। लेकिन वो कहता है कि जैसे ही आपकी सुपिनेशन आती है, ठीक है, जैसे ही आपकी क्या आती है? सुपिनेशन आती है, तो उसमें आपकी जो टेलस होती है वो क्या करती है? अब वो टेलस जो है वो टूवर्ड्स द आप कह लो टूवर्ड्स द बॉडी या टूवर्ड्स द टिबिया, ठीक है, मूव करते हैं। मींस टूवर्ड्स अपवर्ड मूवमेंट होती है टेलस की। जो पहले टेलस ड्रॉप कर रही थी टूवर्ड्स द फ्लोर, अब वो टेलस क्या करेगी? लिफ्ट करेगी अपवर्ड डायरेक्शन में ड्यूरिंग सुपिनेशन। और क्या करेगी? टेलस आपकी लेटरली ग्लाइड करेगी। वो कहते हैं ये जो दोनों मूवमेंट्स होती हैं ये मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च को दोबारा क्या कर देती हैं? वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन के ऊपर ले आती है, उसको दोबारा रेज कर देती है ड्यूरिंग सुपिनेशन, ठीक है। बेटा बात की समझ आ गई है? प्रोनेशन में याद रखना है लॉन्गिट्यूडिनल आर्च लोअर होगी और क्या होगा? टेलस जो है वो डाउनवर्डली मूव करेगी, डाउनवर्डली उसकी टिल्टिंग होगी, मीडियल ग्लाइडिंग होगी। लेकिन जैसे ही आप पुश ऑफ फेस की तरफ जाओगे तो पुश ऑफ फेस में ड्यूरिंग सुपिनेशन
आपका जो टैलस है वो क्या करेगा, दोबारा से अपवर्ड पोजीशन, अपवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट होगा और लेटरल ग्लाइडिंग पे जाएगा। ठीक है जी बच्चों, यहां तक बात की समझ आ गई है? यस सर। अब वो कहते हैं आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स की बात करें तो टैलस जो है दैट इज अ कन्वेक्स आर्टिकुलर सरफेस, ठीक है, और जो नेविकुलर है उसकी कनकेव आर्टिकुलर सरफेस होती है। ठीक है, अगर तो हम टैलस को देख रहे हैं तो बेटा कन्वेक्स टू कनकेव रूल अप्लाई होगा, या अगर हमने टैलस को ग्लाइड करना है तो टैलस के अकॉर्डिंगली कन्वेक्स टू कनकेव रूल अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि टैलस की आर्टिकुलर सरफेस क्या है, कन्वेक्स है। इट मींस कि जब भी टैलस जो है वो डाउनवर्ड ड्रॉप करेगी, ठीक है, टुवर्ड्स द फ्लोर, तो उसकी ग्लाइडिंग किस डायरेक्शन में होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। ठीक है, और जैसे ही टैलस जो है वो मीडियल साइड के ऊपर ग्लाइड करेगी, ठीक है, वो मीडियल साइड के ऊपर ग्लाइड कर रही है, वो ग्लाइडिंग है, वो रोलिंग नहीं है। ठीक है, तो आप इस तरफ टैलस की इस मूवमेंट को देखना कि वो डाउनवर्डली क्या कर रही है, ड्रॉप कर रही है ड्यूरिंग प्रोनेशन, और ड्यूरिंग सुपिनेशन यही जो टैलस है वो क्या करेगी है, अपवर्डली लिफ्ट करेगी है। अब अगर टैलस की हम बात करेंगे तो टैलस के ऊपर कन्वेक्स टू कनकेव रूल ही अप्लाई होगा, और टैलस जो है उसकी ग्लाइडिंग किस डायरेक्शन में होगी, टुवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, जी बेटा बात की समझ आ गई है? यस सर। नाउ द ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट्स, ठीक है, वो कहते हैं कि ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट्स वो जॉइंट्स हैं जो कि एक्चुअली बिटवीन द टार्सल्स दीज आर्टिकुलेशंस आर प्रेजेंट। ठीक है, और वो कहते हैं कि ये आर्टिकुलेशंस जो हैं इनको हम लोग कंपाउंड जॉइंट एज अ कंपाउंड जॉइंट कंसीडर करते हैं, क्योंकि उसमें एक से ज्यादा आर्टिकुलेशंस होती हैं। ठीक है, अब वो कहते हैं कि इसमें आपके पास हाइंड एंड मिड फुट के दरमियान जो भी आर्टिकुलेशन है वो आ जाती है। मींस के जो भी आपकी टैलस और कैल्केनियस जो है वो इनके साथ आर्टिकुलेट करिए विद द नेविकुलर, विद द क्यूबॉइड फॉर्म एज वेल एज विद द क्यूनिफॉर्म बोन्स। ठीक है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं कि दैट इज द ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट। ठीक है, इसमें आपके पास टैलोनेविकुलर जॉइंट आ जाता है जो हमने पहले बात की अभी पिछली स्लाइड्स में, और आपके पास कैल्केनियो क्यूबॉइड जॉइंट आ जाता है। दो जॉइंट्स आ रहे हैं, कौन कौन से, टैलोनेविकुलर जॉइंट और कैल्केनियो क्यूबॉइड जॉइंट। टैलोनेविकुलर में जब टैलस के अकॉर्डिंगली हम रूल अप्लाई करते हैं तो कन्वेक्स टू कनकेव रूल अप्लाई करते हैं बेटा, याद रखना है। अगर मैं नेविकुलर के हिसाब से पूछूंगा तो आप लोगों ने क्या कहना है कि सर इसके अकॉर्डिंगली कनकेव टू कन्वेक्स रूल अप्लाई होगा। ठीक है, क्योंकि अगर नेविकुलर मूव करेगी तो वो कनकेव आर्टिकुलर सरफेस है। ठीक है, और इसमें जो सेकंड जॉइंट है कैल्केनियो क्यूबॉइड जॉइंट, ठीक है, द आर्टिकुलेशन प्रेजेंट बिटवीन द कैल्केनियस एंड द क्यूबॉइड बोन दैट इज अ सैडल शेप्ड जॉइंट। ठीक है, अब वो कहते हैं कि अगर इसके हम सैडल शेप्ड जॉइंट की बात करें तो इसकी जो कैल्केनियस की जो आर्टिकुलर सरफेस है दैट इज कन्वेक्स। ठीक है, जब हम टॉप से बॉटम की तरफ देखें ना बेटा, ऊपर से नीचे की तरफ देखें अपने पांव को, तो कैल्केनियस की जो आर्टिकुलर सरफेस हमें नजर आएगी वो क्या आएगी, कन्वेक्स आएगी। ठीक है, और अगर हम साइड से देखें फ्रॉम मीडियल टू लेटरल साइड या लेटरल टू मीडियल साइड, वो हमें कनकेव नजर आएगी। ठीक है, तो जब कैल्केनियस की जो बोन हमें टॉप टू बॉटम अगर हमें कन्वेक्स नजर आ रही है तो वहां पर हमें कौन सा रूल अप्लाई होगा, अगर क्यूबॉइड मूव करेगी तो कनकेव टू कन्वेक्स रूल अप्लाई होगा। ठीक है, क्योंकि क्यूबॉइड क्या होगी, कनकेव आर्टिकुलर सरफेस होगी इन टॉप टू बॉटम पोजीशन। ठीक है, इन यस इन टॉप टू बॉटम पोजीशन। ठीक है, और जब मीडियल टू लेटरल डायरेक्शन में हम देखेंगे कैल्केनियस को तो क्योंकि वो कनकेव है, और अगर क्यूबॉइड यहाँ पर मूव करेगी तो मींस क्यूबॉइड की आर्टिकुलर सरफेस क्या है, कन्वेक्स है, तो कन्वेक्स टू कनकेव रूल अप्लाई होगा। ठीक है, नाउ द आर्चेस, ठीक है, वो कहते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्चेस, देयर आर ट्रांसफर आर्चेस एंड द लॉन्गिट्यूडिनल आर्चेस। देयर आर टू ट्रांसवर्स आर्चेस, the one is present beneath the metatarsal heads and is called the anterior transverse arch, and the one that is present in the hind foot, it is called the posterior transverse arch. There are two arches present on the in the longitudinal direction, that is the medial longitudinal arch and the lateral longitudinal arch. ठीक हो गया, सही है। अब वो कहते हैं ये जो आर्चेस हैं ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं,
और वो क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि हमने किसी भी जगह के ऊपर अपना फुट रखना हो तो यही ट्रांसवर्स आर्चेस और लॉन्गिट्यूडिनल आर्चेस हेल्प करती हैं आपके फुट को कि आपका फुट जो है वो मैक्सिमम इंटरेक्ट करे विद द फ्लोर, ठीक है, सही है। और ये प्लाइएबल मूवमेंट होती है या प्लाइएबल शेप बना लेता है आपका फुट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज आर्चेस। प्लाइएबल का मतलब क्या है कि किसी भी किस्म की सरफेस होगी तो आपका फुट उसके अकॉर्डिंगली मोल्ड हो जाएगा, ठीक है, सही है। दिस इज व्हाट योर आर्चेस आर गोइंग टू हेल्प, ठीक है। अब वो कहते हैं कि जो आर्चेस हैं इनको सपोर्ट कहाँ से प्रोवाइड होती है, आर्चेस को वो कहते हैं प्रोवाइड सपोर्ट स्टेबिलिटी मिलती है फ्रॉम द स्प्रिंग लिगामेंट, जिसको हम लोगों ने कहा था कि दैट इज द कैल्केनियो नेविकुलर लिगामेंट, ठीक है, जिसको हम लोग स्प्रिंग लिगामेंट भी बोलते हैं। तो दैट स्प्रिंग लिगामेंट इज गोइंग टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द आर्चेस as well as there are additional support from the aponeurosis, ठीक है, and long and short plantar ligaments, ठीक है। ये दो लिगामेंट्स होते हैं बेटा, शॉर्ट एंड लॉन्ग प्लांटर लिगामेंट्स, जो कि एक्चुअली प्लांटर फेशिया को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और यहाँ पर लॉन्गिट्यूडिनल आर्चेस को भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। बेटा यहाँ पर एक विंडलास इफेक्ट लिखा हुआ है, एक मिनट में आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर करता हूँ विंडलास इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। आप लोगों के सामने एक मिनट इमेज लेकर आता हूँ। जी बच्चों, आर यू लिसनिंग पार्टिसिपेंट्स? जी सर। ओके, लेट्स हैव अ लुक एट दिस फुट। जी बच्चों, सबको नजर आ रहा है फुट? जी सर। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है दैट इज ड्यूरिंग द पुश ऑफ फेस। ये विंडलास इफेक्ट आता है हमेशा पुश ऑफ फेस के अंदर। पुश ऑफ फेस कैसे होता है कि आपका जो हाइंड फुट होता है वो भी एलिवेट हो जाता है, आपका मिड फुट भी एलिवेट हो जाता है और आपका सिर्फ कांटेक्ट रहता है 4 फुट का विद द ग्राउंड। जब 4 फुट का बेटा कांटेक्ट रहता है ग्राउंड के साथ तो आपका जो ग्रेटर टो है, जो बिग टो है बेटा, दैट इज गोइंग इनटू हाइपर एक्सटेंशन, ठीक है। और जब भी आपका ग्रेटर टो, आप उसको हाइपर एक्सटेंशन बोल लो या आप उसको डॉर्सीफ्लेक्शन बोल दो, ठीक है, एक ही बात है। अगर जब आपका ग्रेटर टो हाइपरटेंशन एक्सटेंशन में जाता है तो आपके ग्रेटर टो के साथ बेटा अटैचमेंट होती है किसकी? प्लांटर फेशिया की, ठीक है। अब जब आपका ग्रेटर टो एक्सटेंड हो जाएगा तो वो प्लांटर फेशिया को भी अपनी तरफ पुल करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो लॉन्गिट्यूडिनल आर्च है वो क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। और वो ज्यादा क्यों होती है बेटा, समझ रहे हैं बात को? जैसे ही प्लांटर फेशिया टाइट होता है, दिस प्लांटर फेशिया व्हेनेवर देयर इज अ ग्रेट एक्सटेंशन ऑफ द बिग टो, जैसे ही ये बिग टो किसमें जा रहा है? एक्सटेंशन में जा रहा है, तो यहाँ से ये जो प्लांटर फेशिया इसको क्या आ रहा है? पुल मिल रहा है। प्लांटर फेशिया क्या हो जाएगा? टाइट हो जाएगा। तो जैसे प्लांटर फेशिया टाइट होगा बेटा, ये जो मीडियल साइड की आर्च है ये क्या हो जाएगी? रेज्ड होना शुरू हो जाएगी। और ये इतनी रेज्ड होगी कि ये जो ऊपर वाली जो बोन्स है, जो स्केलेटल है, वो क्या एज अ रिजिड कॉलम एक्ट करेगा। जब ये एज अ रिजिड कॉलम एक्ट करेगा तो आपका पुश ऑफ एफिशिएंट होगा, ठीक है। इसलिए प्लांटर फेशिया जो है वो यहाँ पर टाइट हो रहा है और ये विंडलास इफेक्ट दे रहा है किसको? आपकी लॉन्गिट्यूडिनल आर्च को, कि वो रेज्ड हो सके,
जब लॉन्गिट्यूडिनल आर्च रेज्ड होगी तो आपका पुश ऑफ फेस ज्यादा एफिशिएंट होगा। ये यहाँ पर बेटा ये एक सेकंड पिक्चर आपको नजर आ रही है सबको? Yes, sir. ठीक है, अब ये जो फर्स्ट पिक्चर है, दिस वन जिसके ऊपर एरो है, दिस वन इट इज शोइंग अ मिड स्टैंस फेस, और जो नेक्स्ट है जिसमें विंडलास एक्टिव हो गया है, जिसमें आपकी लॉन्गिट्यूडिनल आर्च किसमें जा रही है, आपकी मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च क्या हो रही है, रेज्ड हो रही है। ठीक है, इन ऑर्डर टू अकोमोडेट, ठीक है, कि आपका ये जो कॉलम है मीन्स टू से जो मिड फुट है और जो हाइंड फुट है वो क्या करे, रिजिड हो जाए और एफिशिएंटली रोल कर सके ऑन टू दिस मेटाटार्सोफ्लेंजियल जॉइंट। ठीक है, दिस इज अ विंड लॉस इफेक्ट। ठीक है बच्चों, बात की समझ आ गई है? Yes, sir. Okay, now अब वो कहते हैं कि आर्चिस का इफेक्ट क्या होता है पोस्चर के ऊपर। अगर तो वो कहता है कि एक फुट आपका मोर प्रोनेटेड होगा, मींस टू से मोर डॉर्सिफ्लेक्स, मोर इवर्टेड एंड मोर एबडक्टेड। ठीक है, तो आपकी उस साइड की जो लेग होगी वो शॉर्टर कंसिडर होगी एज कंपेयर टू द फुट ऑन द ऑपोजिट साइड, मींस मोर प्रोनेटेड मोर विल बी द शॉर्टर लेग अपीयर्स। ठीक है, now what are the pathological conditions that are going to affect the ankle joint and the foot? The first one is the post immobilization stiffness. बेटा एंकल जॉइंट में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं एंकल और फुट के कि वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में उनकी इंजरी हो जाए। ठीक है, क्योंकि यूजुअली वो ओपन स्पेस में होते हैं बाइकर्स में, और अगर आप देखें कार्स में, ठीक है, तो कार्स में भी उनकी वो ऐसी स्पेस होती है जहां पर देर आर मोर ऑफ अ चांस कि उनकी क्या हो जाए, इंजरी हो जाए, या वहां पे क्लोज कंपार्टमेंट होते हैं जिसकी वजह से चांसेस ज्यादा हो जाते हैं इंजरी के। तो वो कहते हैं कि जब भी आप इंजरी के बाद इमोबिलाइजेशन करते हो एंकल जॉइंट की या फुट की, तो आपको उनके उस इमोबिलाइजेशन के बाद 99% चांसेस यही होंगे आपको स्टिफनेस मिलेगी। ठीक है, समझ आ गई बात की? जब भी इमोबिलाइजेशन होगी एज अ रिजल्ट ऑफ सर्जरी और एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रॉमा, तो आपको स्टिफनेस मिलेगी एंकल जॉइंट के और फुट जॉइंट के ऊपर। सेकेंड इंपॉर्टेंट जो है दैट इज द एक्यूमुलेशन ऑफ द यूरिक एसिड विद इन द बॉडी। अगर तो यूरिक एसिड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है तो यूरिक एसिड की एफिनिटी है कि वो स्मॉल जॉइंट्स, ठीक है, बेस ऑफ द थंब, ठीक है, बेस ऑफ द ग्रेटर टो, ठीक है, यहाँ पर वो बहुत जल्दी एक्यूमुलेट होते हैं, जिसकी वजह से आपके गाउट की आर्थराइटिस डेवलप हो सकता है। ठीक है, और वो कहते हैं कि जब यूरिक एसिड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाए, ठीक है, और आप सबको पता है कि जब आप पुश ऑफ फेस में जाते हैं तो पुश ऑफ फेस में सबसे ज्यादा स्ट्रेस किसके ऊपर आ रहा होता है, मेटाटार्सोफ्लेंजियल जॉइंट के ऊपर, बिग टो के एमटीपी जॉइंट के ऊपर। मेटाटार्सो, क्योंकि वो बिग टो का जो जॉइंट है मेटाटार्सोफ्लेंजियल जॉइंट, वो हाइपर एक्सटेंडेड पोजीशन में जा रहा होता है या डॉर्सिफ्लेक्स पोजीशन में जा रहा होता है। तो अगर वो डॉर्सिफ्लेक्स पोजीशन में जाएगा और वहां पर अगर गाउट के सिम्टम्स अपेयर हुए हैं या गाउट की पैथोलॉजी अपेयर हुई है, ठीक है, तो इट विल रिजल्ट इन अ पेनफुल पुश ऑफ फेस, ठीक है, और पेनफुल कंडीशन, ठीक है, जिसकी वजह से जो पुश ऑफ होगा इट विल बिकम लेस एफिशिएंट। Now there are deformities of the foot. The first one is the hallux valgus. Hallux valgus क्या होता है कि बेटा आपका जो ग्रेटर टो है उसके आगे आपके पास प्रॉक्सिमल फेलेंक्स है। प्रॉक्सिमल फेलेंक्स क्या करे, टूवर्ड्स द सेकंड टो डेविएट होना शुरू हो जाए, या हम कहते हैं लेटरल डेविएशन स्टार्ट हो जाए किसकी, मिडिल प्रॉक्सिमल फेलेंक्स की
ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि दैट इज हेलिक्स वेल्गस। अब इसकी लेटरल डेविएशन की वजह से, किसकी, प्रॉक्सिमल फेलेंज की लेटरल डेविएशन की वजह से इफेक्ट क्या आएगा कि जो ग्रेटर टो का जॉइंट है, मेटाटार्सोफ्लेंजियल जॉइंट, वो मीडियल साइड के ऊपर मोर प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और हम हमेशा उस चीज को वेल्गस डिफॉर्मिटी कहते हैं जिसमें आपके जो जॉइंट्स हैं वो टूवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ योर बॉडी मूव करें, दैट इज कॉल्ड एज वेल्गस डिफॉर्मिटी। दिस इज नॉन एज हेलिक्स वेल्गस। ठीक है बेटा, बात की समझ आ गई है? जी बच्चों, बात की समझ आई है? पार्टिसिपेंट्स? जी सर। ओके, वो कहते हैं इस डिफॉर्मिटी की वजह से यूजुअली जो बरसा होता है मेटाटार्सोफ्लेंजियल जॉइंट का, वो बरसा इन्फ्लेम्ड हो जाता है, और उस बरसा की इन्फ्लेमेशन की वजह से वहां पर बोनी इरोजन्स या एबनॉर्मल बोन ग्रोथ, जिसको हम लोग बनियन भी बोलते हैं, ठीक है, वो डेवलप होना शुरू हो जाती है। एबनॉर्मल फॉर्मेशन ऑफ अ बोन, ठीक है, ऑन द मीडियल साइड ऑफ द मेटाटार्सोफ्लेंजियल जॉइंट इज नोन एज bunion due to inflammation of the bursa. The next one is the hallux rigidus, ठीक है, as the name is indicating, rigidus means कि वहां जहां पर range of motion restrict हो जाए। वो कहते हैं कि जब मेटाटार्सोफ्लेंजियल जॉइंट की जो जॉइंट स्पेस है वो नैरो डाउन हो जाएगी और मेटाटार्सोफ्लेंजियल जॉइंट के ऊपर डॉर्सिफ्लेक्शन या प्लांटर फ्लेक्शन पॉसिबल नहीं हो सकेगी, तो हम उसको क्या कहेंगे कि डेट इज नॉन एज हेलिक्स वेल्गस। इसमें वो कहता है ज्यादातर जो मूवमेंट का लॉस आता है वो किसका आता है, एक्सटेंशन की मूवमेंट का लॉस आ जाता है। ठीक है, और पेशेंट के पुश ऑफ फेस में बहुत पेन होती है, क्योंकि आपको पता है मेटाटार्सोफ्लेंजियल जॉइंट के ऊपर क्या होगी, डॉर्सिफ्लेक्शन होगी, तो ही पुश ऑफ फेस अच्छा होगा। ठीक है, और जहां पर हेलिक्स रिजिडस डेवलप हो जाए, जिसमें हाइपर एक्सटेंशन जो है वो लॉस हो जाए मेटाटार्सोफ्लेंजियल जॉइंट की, वहां पर पुश ऑफ क्या हो जाएगा, लेस इफेक्टिव हो जाएगा और वीक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, the next one is the dorsal dislocation of the proximal phalanges on the metatarsal head। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो मेटाटार्सल हेड्स होते हैं बेटा, इन मेटाटार्सल हेड्स के नीचे फैट पैड्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि बेटा आप याद रखिएगा कि जब भी आप मिड स्टैंस फेज में आते हैं या स्टैंडिंग पोजीशन में जाते हैं, तो मेटाटार्सल हेड्स लेटरल साइड ऑफ योर फुट, ठीक है, प्लांटर एस्पेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, नीचे से आपका लेटरल साइड, ठीक है, और पीछे से आपकी जो हील होती है कैल्केनियम, बेटा ये तीन चीजें कांटेक्ट कर रही होती हैं किसके साथ, फ्लोर के साथ। ठीक है, तो मेटाटार्सल हेड्स की जो फ्लोर के साथ कांटेक्ट है उसको सॉफ्ट करने के लिए अल्लाह ताला ने यहाँ पर सॉफ्ट पैड रखा होता है, जिस तरीके से हील के नीचे अल्लाह ताला ने सॉफ्ट पैड रखा होता है। ठीक है, अब वो कहते हैं कि जैसे ही फैट पैड की जो कुशनिंग है, ठीक है, या अगर आप कहने के प्रॉक्सिमल फ्लेंजेस की डिसलोकेशन हो जाती है, ठीक है, ड्यू टू पुल ऑफ अ एक्सटेंसिव डिजिटोरियम, जब प्रॉक्सिमल फ्लेंजेस की पुल हो जाए इन डॉर्सिक टुवर्ड्स द डॉर्सल डायरेक्शन, तो आपके जो मेटाटार्सल हेड्स होंगे बेटा वो ज्यादा एक्सपोज हो जाएंगे टुवर्ड्स द सरफेस। जब आपके मेटाटार्सल हेड्स टुवर्ड्स द सरफेस मोर एक्सपोज हो जाएंगे, तो यही जो फैट पैड्स की अल्लाह ताला ने कवरिंग की हुई है ये डिस्प्लेस होना शुरू हो जाएगी, या फिर इन्हीं फैट पैड्स के अंदर क्या स्टार्ट हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या होगी, पेन आना शुरू हो जाएगी, और अगर इसको हम अनआइडेंटिफाइड रखेंगे तो अल्टीमेटली यहाँ पर कैलस फॉर्मेशन या बॉन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है जी बच्चों, यहाँ इसकी बात समझ आई है? मेटाटार्सल्जिया की बेटा बात समझ आई है पार्टिसिपेंट्स? नाउ क्लॉटोज क्या है, जिसमें मेटाटार्सोफ्लेंजियल जॉइंट की हाइपर एक्सटेंशन हो जाए और इंटरफ्लेंजियल जॉइंट्स की फ्लेक्शन हो जाए। सिंपल, जितने भी मेटाटार्सोफ्लेंजियल जॉइंट्स हैं उनकी हाइपर एक्सटेंशन और जो इंटरफ्लेंजियल जॉइंट्स हैं उनकी फ्लेक्शन हो जाए, तो इट विल लीड टू क्लॉटोज। हैमर किसको बोलते हैं, हैमर जिसमें मेटाटार्सोफ्लेंजियल जॉइंट और डिस्टल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट मींस
मेटाटार्सल हेड और प्रॉक्सिमल फेलेंक्स के साथ जो जॉइंट बन रहा है दैट इज मेटाटार्सोफ्लेंजियल जॉइंट, और जो मिडल और डिस्टल फेलेंक्स के साथ जो जॉइंट बन रहा है दैट इज डिस्टल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट। अगर इन दोनों जॉइंट्स की मेटाटार्सोफ्लेंजियल जॉइंट की और डीआईपी जॉइंट की हाइपर एक्सटेंशन हो जाए, ठीक है, और इंटरफ्लेंजियल जॉइंट की जो प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट है उसकी फ्लेक्शन हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि दैट इज अ हेमटो। दैट हेमटो ऑकर एज अ रिजल्ट ऑफ मस्कुलर इम्बैलेंसेस बिटवीन द इंट्रिंसिक एंड द एक्सट्रिंसिक मसल फाइबर्स। ठीक है बेटा, यहां तक बच्चों बात की समझ आ गई है? टिल डिफॉर्मिटीज ऑफ द फुट। जी सर। Now, in the next lecture, we will talk about the surgical interventions we can use for ankle joint or the foot joint, ठीक है, foot articulation। बेटा इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों का एक मेकअप लेक्चर होगा, ठीक है, सही है, मैं आप लोगों को लिंक भेज दूंगा, इट विल बी इन द इवनिंग, ठीक है। इट विल बी अराउंड 6 PM, ठीक है। जिनका लेक्चर जिनका कोई वाइवा है, अगर उन्होंने वाइवा की प्रिपरेशन करनी है तो वो वाइवा की प्रिपरेशन कर लें, ठीक है, और जिनके वाइवा की प्रिपरेशन नहीं होगी वो अपनी अटेंडेंस लाजमी रखें। ठीक है बच्चों, बात की समझ आ गई है? ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज।